तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज खबर ज़्यादा गहमा गहमी, कई दिनों बाद लगा कि यूक्रेन रूस के बीच जंग थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान से खबर थी इमरान खान की सरकार गिरे या बचे, इसी को लेकर। वैसे पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ, वहाँ पर अपना एक देश बना, आज तक पाकिस्तान में किसी भी चुनी हुई सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। इस दौरान में तमाम वज़ीर आज़म यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन कोई भी 5 साल तक सरकार में नहीं रहा। 5 साल से पहले या तो सरकार गिरा दी गई या पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, फांसी भी दे दी गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जैसे। इसके अलावा सेना ने वहाँ पे हुकूमत की। तो इमरान खान को अभी भी 4 साल पूरे नहीं हुए, लगता है पाकिस्तान का इतिहास एक बार फिर दोहराने जा रहा है। और 5 साल से पहले ही इमरान की सरकार भी शायद गिर जाए। अभी तक वही है, लेकिन बाकी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये अपडेट। उधर यूक्रेन और रूस के बीच बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब शायद ऐसा लग रहा है कि समझौता हो जाए दोनों के बीच में। ये भी खबर आ रही है जेलेंस्की और पुतिन की शायद पहली बार मुलाकात भी हो। तो दुआ यही है कि जंग ख़त्म हो जाए, ये बर्बादी थम जाए। तीसरी चीज़, एक दिल दहला देने वाली खबर छत्तीसगढ़ से आई थी। अपने क्राइम तक फैमिली के मेंबर ने भेजा भी इसे, बहुत सारे लोगों ने। ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें एक गांव है जरही या जरही। एक 17 साल की बच्ची, एक 17 साल की लड़की स्कूल से लौटी। 24 फ्राइडे का दिन था, घर में अकेली थी। पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें कैंसर है। माँ साथ में थी, भाई बाहर खेल रहा था। और जिस पड़ोसी पे सबसे ज़्यादा इन लोगों को भरोसा था, जिस पड़ोसी को कई बार अपने घर की चाबी तक दे देते थे, उस लड़के ने उनके भरोसे को तोड़ा। इस लड़के का नाम था बाबा खान। बाबा खान ने 24 तारीख को इस लड़की को अकेले देखा, उसके घर में दीवार फांद कर घुसा, उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद जब लड़की ने कहा मैं सबको बता दूंगी, फिर उसने उसी के स्कार्फ से उसका गला घोंटा। कत्ल करने के बाद उसे लगा फंस ना जाऊं, उसने उसकी लाश को पंखे से टांग दिया। और फिर सुसाइड केस को बनाने के लिए उसने उस लड़की के हाथ पे बाकायदा सुसाइड नोट लिखा, और ऐसा लिखा कि जैसे लड़की ही लिख रही है, हथेली से लेकर ऊपर की तरफ, कंधे की तरफ। लेकिन वो एक गलती कर बैठा था। कोई भी अपने हाथ से अगर दूसरे हाथ पर लिखता है तो वो पीछे की तरफ से नहीं लिख सकता है। शायद उस लड़की का हाथ यूँ होगा तो उसने यूँ लिख दिया, जबकि यूँ लिखना था, जबकि यूँ लिखा है। और उस लड़की के हाथ पर उसने एक लड़के का नाम लिखा जो इस लड़की का दोस्त था, कि मैं उसकी वजह से अपनी जान दे रही हूँ। लेकिन वो ये चीज़ों को छुपा नहीं सका, और आखिरकार पुलिस ने बाबा खान को पकड़ लिया। लेकिन लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसने ये दरिंदगी की, उसको लेके फिर वहाँ पर एक जस्टिस फॉर इम्प्रेसी की मांग उठ रही है। लोगों का असल में ये मानना है कि एक ही शख्स अकेले रेप करे, फिर उसकी बॉडी को पंखे पे टांगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। तो चाहते हैं कि सभी गुनहगार पकड़े जाएँ और सभी को जल्द से जल्द फांसी हो। हालांकि पुलिस अभी तक की अपनी जांच में यही कह रही है कि एक ही लड़का शामिल था जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और अगर लड़की की एग्जैक्ट जो बर्थ सर्टिफिकेट सामने आएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि वो माइनर है, तो उसी हिसाब से फिर सारे कानून, उसकी धाराएं होंगी, और फिर उसी हिसाब से अदालत में मामला जाएगा। कितनी जल्दी जाता है ये वहाँ की पुलिस के ऊपर है। लेकिन एक अफसोसनाक मामला जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ आया, और जस्टिस फॉर इम्प्रेसी उसकी एक मुहिम से भी उठ रही है। ये भी एक अफसोसनाक चीज़ है कि जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो फिर हम लोग जस्टिस के लिए मांग करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। फिर सरकार भी जागती है, फिर कहती है, कुछ भरोसा देती है करेंगे। लेकिन फिर 2-4 दिन बीतता है, फिर किसी नए नाम, नए शहर, नए कस्बे, नए गांव में एक और किसी नए नाम से मोमबत्तियाँ जलती हैं। फिर वही मूवमेंट, वही आंदोलन। मालूम नहीं कब तक महिलाएँ असुरक्षित रहेंगी हमारे देश में। ये बेहद अफसोस की बात है कि इसलिए कि हर महिला हमारे अपने हर घर में, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ महिलाएं ना हो, माँ, बहन, बेटी, बीवी के रूप में। और उन्हीं महिलाओं के साथ अगर इस तरह का क्राइम इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा हो तो अफसोस की बात है। और बार बार मैं कहता हूँ, वजह यही है कि क्रिमिनल के मन में खौफ नहीं है। अपने यहाँ जो रेप के कन्विक्शन के रेट हैं, हर 4 रेपिस्ट में से 3 छूट जाता है, यानी हर 100 में से 75 छूट जाता है। हर 1000 में 750 छूट जाता है। 1 लाख में 75,000 छूट जाता है। तो जब कन्विक्शन रेट इतना कम होगा तो हौसला बढ़ेगा। जबकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप डीएनए और बाकी चीज़ों के ज़रिए बहुत आसानी से अक्यूज़ को पकड़ के कोर्ट में साबित भी कर सकते हैं।
लेकिन लगता है मुझे वक्त लगेगा। तो ये थी वो अपडेट। लेकिन अब कहानी पर आऊँ उससे पहले एक बार फिर आप तमाम लोग कहानियाँ सुनते हैं तो कुकू एफएम भी कहानियाँ सुनाता है, और कुकू एफएम पर आप जाएंगे वहाँ तमाम तरह की कहानियाँ मिलेंगी, चाहे वो क्राइम की हो, कॉमेडी की हो, बायोग्राफी हो, क्रिमिनल की हो, बाकी दूसरी रहस्य रोमांच की हो। तो ज़रूर कुकू एफएम पे आप कहानियाँ सुनें। और क्राइम तक के लिए क्राइम 50 बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, आप उसको डिटेल में पढ़ें। और कुकू एफएम पर भी आप अपने मनपसंद की तमाम कहानियाँ सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कुछ वक्त पहले, बल्कि 2018 में एक फ़िल्म आई थी KGF। मैंने भी देखी इसको 2-3 बार। और इसमें एक एक्टर जो है साउथ के, यश, इस फिल्म ने यश को बहुत सारे यश दिला दिए। फिल्म ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म की कहानी, फिल्म का प्रेजेंटेशन, सिनेमाटोग्राफी सब लाजवाब था। और उसके एक्शन, यश की अपनी एक्टिंग, और उसके बाद से ही KGF 2 का इंतज़ार किया जा रहा था, जिसका ट्रेलर अभी रिलीज़ भी हो गया है। अब KGF 2 आ रही है। और उसी KGF के बाद ये बहुत सारे सवाल उठे। बहुत सारे अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने भी ये भेजा था कि क्या वाकई KGF की कहानी रियल है, सही है। क्योंकि KGF की कहानी जो है वो एक सोने के खान की कहानी है कि एक सोने का खान है, खदान है, जहाँ से सोना निकलता है, वहाँ मज़दूरों पे जुल्म होता है। तो क्या वाकई साउथ में ऐसी कोई जगह है KGF नाम की जहाँ पर सोना होता है या है। तो मैंने कहा कि आज इस कहानी को डिटेल में आपको पूरी रिसर्च के साथ सुनाता हूँ। KGF सचमुच में एक जगह है, और KGF में सचमुच सोने की खान थी। अब भी कुछ होगा, लेकिन थी। एक ज़माने में हिंदुस्तान का 95% सोना इस एक इकलौते खान या खदान KGF से ही निकलता था, और हिंदुस्तान की ज़रूरतों को पूरा करता था। आज हालांकि टॉप 5 सोने के खान या खदान में हमारी गिनती देश की नहीं होती। पहले नंबर पर शायद उज़्बेकिस्तान है, टॉप 5 में रूस भी है, अमेरिका भी है, लेकिन हम नहीं हैं। एक वक्त था कभी हम शायद नंबर 6 पे हुआ करते थे, अभी नहीं है। सोने का जो एक बार और भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड बैंक जहाँ पे रखते हैं, जिससे किसी देश की अमीरी और गरीबी का एहसास होता है, उसमें भी हमारी रैंकिंग बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास गोल्ड का भंडार कम है। लेकिन ये वो है जो गोल्ड ख़जाने के तौर पे रखे हुए हैं हमारे देश में या बाहर के देशों में। अगर घर घर आप सोना निकालेंगे तो शायद बाकी दुनिया के देश हमसे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी एक कल्चर, एक परंपरा, एक वो रही है। हम लोग पैसे और बैंक तो बाकी बाद में जाने लगे। अगर ज़रा सी सेविंग करनी होती है तो फिर गोल्ड, जेवर शौकीन, तो हर घर में सोना ज़रूर मिलता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे थोड़ा सा मिले या बहुत सारा मिले। तो अगर घर घर से सोना निकाला जाए तो फिर दुनिया में शायद हमसे ज़्यादा सोना किसी के पास नहीं होगा, लेकिन वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आज की कहानी उसी KGF की है। सबसे पहले KGF, ये तो फिल्म थी, लेकिन हकीकत क्या है। कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये उसका पूरा नाम है। और ये जगह एग्जिस्ट करती है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 100 या 90 किलोमीटर दूर है ये जगह, जिसे कोलार कहते हैं। और उसी से कोलार गोल्ड फील्ड बना। एक ज़माने में कोलार बिल्कुल नॉर्मल सी जगह थी। वहाँ पे कुछ नहीं था, ना उतनी आबादी थी, ना अमीरियत थी, ना रईसी थी। एक पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था। लेकिन कहते हैं कि बहुत बार पहले पुराने ज़माने में भी खबरें छपती थी कि इस इलाके में सोना छुपा हुआ है ज़मीन के नीचे। और ये शुरुआत हुई थी जब मैसूर में किंगडम थी, मैसूर राजघराने की तरफ से। तब उन्होंने इसकी बहुत सारी पुराने अपने पूर्वजों से कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि इस कोलार में सोने का खान है, तो इसको ढूंढा जाए। लेकिन एरिया बहुत बड़ा, उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं, सुविधाएं भी नहीं, मशीन भी नहीं, लोग भी नहीं। खुदाई बड़ी चीज़ होती है, और खुदाई करने के लिए तब हाथ और मज़दूर, आप एक दिन में कितने मज़दूर लगाएंगे और कितनी खुदाई करेंगे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें होती नहीं। लेकिन ये है कि उस वक्त थोड़ी सी भी खुदाई करते थे तो कुछ कुछ सोना मिलता रहता था। तो उससे ये यकीन हो गया था कि इस कोलार फील्ड में सोना है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग लगे रहे, कुछ इंडिविजुअल लगे रहे, कुछ और लोग लगे रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे ब्रिटिश राज आया, अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की, अंग्रेज़ यहाँ आ गए। अंग्रेज़ों ने भी ये किस्सा सुना कि इस कोलार में बहुत सारा सोना है कहते हैं। लेकिन अब खुदाई और ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों को पहले हुकूमत करनी थी, बाकी जो चीज़ें सामने ख़जाना था वो लूट रहे थे। छुपे हुए ख़जाने की तरफ उनकी अभी जो है दिलचस्पी कम थी।
लेकिन 1871 में हुआ ये कि एक माइकल लॉवेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी इंडिया पहुंचते हैं। आने के बाद वो इंडिया में इधर उधर घूमते हैं। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था और सर्वे पढ़ी थी कि इस कोलार गोल्ड फील्ड, उस वक्त जो कोलार था, यहाँ पे सोना दबा हुआ है और यहाँ काफ़ी सोना है। उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सारे पुराने पेपर निकाले, काफ़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद फिर उन्हें लगा कि यहाँ से सोना ढूंढना चाहिए, खुदाई होनी चाहिए। वो पहले शख्स थे माइकल लावेल, जो एक्स ब्रिटिश आर्मी से थे। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि 1871 में वो आए, सब कुछ किया, 3-4 साल बीते, 1875 आ गया, 1875। 1875 में उन्होंने पहली बार जब उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ पे सोना है, तब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और कहा कि यहाँ पे सोना है और अगर यहाँ पे खुदाई की जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी माल मिलेगा। चूँकि माइकल लावेल एक इज़्ज़तदार, एक रेपुटेटेड शख्स, रिटायर्ड अफसर, उसकी बातों को हल्के में ले नहीं सकती थी ब्रिटिश हुकूमत। ब्रिटिश हुकूमत ने मान ली। उसके बाद परमिशन दे दी कि ठीक है, आप इसको खुदाई करो। लेकिन अब वहाँ पे खुदाई करना बड़ा मुश्किल काम था, कैसे खुदाई हो, और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे, साधन भी नहीं था कि वो कुछ कर सके अकेले दम अपने ऊपर। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, कैसे खुदाई करें, सरकार से इजाज़त भी मिल गई है। तब उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, इसके लिए किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने बड़ी कंपनियों को इधर उधर अप्रोच किया और आखिरकार एक कंपनी थी जॉन टेलर एंड सन्स, ये ब्रिटिश कंपनी थी। जॉन टेलर एंड सन्स माइनिंग के काम में माहिर थी, तो उसको उन्होंने अप्रोच किया माइकल ने और कहा कि यहाँ पे सोना है, इसकी खुदाई करनी है। तो ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स के पास इस माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट आ गया कोलार के। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको करते हैं। 5 साल लगे सारी चीज़ों को जोड़ने में। 1875 में परमिशन मिली थी। उसके बाद 1880 में आखिरकार इस कंपनी ने ओवरटेक किया इस कोलार को और इसके बाद अब वहाँ पे काम शुरू किया गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि पहले तो मज़दूर लाना था, आसपास बियाबान कोई होता नहीं था। फिर आसपास से मज़दूरों को जुटाना शुरू किया गया, उन्हें कहा गया पैसे भी मिलेंगे। अब मज़दूर वहाँ आने शुरू हुए, उन्हें दिहाड़ी मिलने लगी। लेकिन कहते हैं कि बड़े जुल्म भी होते थे और उनसे बहुत काम लिया जाता था और हाथ से खुदाई होनी थी। एक आदमी, एक मज़दूर एक दिन में कितनी खुदाई करेगा। तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और फिर भी मज़दूर लगे रहे, कुछ जुल्म की वजह से, कुछ पैसे की वजह से, कुछ रोज़गार की वजह से। धीरे धीरे खुदाई शुरू हुई। लेकिन खुदाई जब शुरू हुई तो वो लगा इस कंपनी को कि जितना वो इन्वेस्ट कर रहा उतने पैसे तो आ नहीं रहे, क्योंकि खुदाई बहुत सुस्त रफ्तार से हो रही थी। उसे लगा कि हाथों से अगर खुदाई करेंगे या फावड़े से करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तब फिर कंपनी ने तय किया कि वो कुछ मशीनें लाएंगे, उस वक्त की आधुनिक मशीनें, जिससे खुदाई हो ताकि तेज़ी से हो। और आखिरकार 1890 में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के 10 साल के बाद जॉन टेलर एंड सन्स ने आधुनिक मशीनें खरीदी और उसके बाद उन मशीनों को कोलार लाया गया। ये मशीनें उस वक्त इतनी आधुनिक थी कि उसके बाद एक अगले 100 साल तक, 1990 तक, उन्हीं मशीनों के ज़रिए वहाँ खुदाई की गई। आप सोचिए कि कितनी अच्छी मशीनें होंगी। उसके बाद उन मशीनों को लाया गया। अब मशीनों को लाया गया तो खुदाई तेज़ी से होने लगी। खुदाई तेज़ी से होने लगी तो गहराई नीचे तक जाने लगी। अब उस गहराई में जाने की एक दिक्कत ये आई कि अब नीचे गहराई में तो मज़दूर पहुँच गए मशीनों के ज़रिए, अंदर अंधेरा। अब रोशनी का क्या इंतज़ाम करें। तब बिजली थी नहीं, बिजली पूरे देश में उस वक्त तक नहीं पहुंची थी। मैंने आपको बताया था ताज होटल की कहानी कि ताज पहला होटल था जिसमें 24 घंटे बिजली आती थी। तो अब क्या करें। तो अब इसी कंपनी के ज़रिए ब्रिटिश सरकार से बात की गई और कहा गया कि काम में रुकावट आ जाएगी अंधेरे की वजह से, क्योंकि दिन में भी वहाँ पर अंदर अंधेरा होता, ज़मीन की खुदाई इतनी हो चुकी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कुछ पावर प्लांट बनाते हैं और आखिरकार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ख़ास तौर पर इस कोलार गोल्ड फील्ड के लिए बनाया गया। वहाँ से करीब 125 मील की दूरी पर समंदर, वहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया, जो अब कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब उससे वहाँ बिजली आने लगी। अब बिजली इतनी ज़्यादा आने लगी कि बिजली बचने लगा, उसका यूज़ कम होता था। बिजली ये तो है नहीं कि आप बैंक में करके रखेंगे। तो जो मज़दूर वहाँ पे मज़दूरी करते थे, उनकी बस्तियाँ जो आबाद हो गई थी, बाकी की बिजलियाँ उन मज़दूरों को मिलने लगी। अब सिचुएशन ये आ गया
कि पूरे देश में बड़े बड़े अमीरों के घर में बिजली नहीं थी, और यहाँ कोलार के इस इलाके में जो सोने के खान में मजदूर काम कर रहे हैं उनके घरों में बिजली आ रही है, सिर्फ इसलिए कि कोयले सोने के खान की जो काम है वहाँ बिजली की ज़रूरत थी, बिजली ज़्यादा थी, तो अब मज़दूरों को ही बिजली मिलने लगी। अब बिजली मिलने लगी, काम और तेज़ी से होने लगा। अब लेकिन फिर ये हुआ कि जो मलबा था, मिट्टी थी, उसके अंदर से ही सारे सोने निकलते थे, तब उनको छानना है, अब कैसे करें, उसके लिए पानी की ज़रूरत थी। अब आसपास में कोई पानी नहीं, समंदर 125 मील दूर पर। तब फिर इस कंपनी के कहने पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त यहाँ एक आर्टिफिशियल झील बनाई, और इस आर्टिफिशियल झील में पानी रखना शुरू किया। आर्टिफिशियल झील की वजह से आगे चलकर ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन गया था। अब आर्टिफिशियल झील की वजह से यहाँ पर काम भी तेज़ी से बढ़ने लगा। इसके बाद सोना निकलना शुरू हुआ, बिजली आ गई, पानी मिल गया, अब मज़दूरों को पैसे भी मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे कोलार आबाद होने लगा, जो कभी भी आबाद हुआ करता था। पूरी बस्ती बस गई वहाँ पर, उन्हें बिजली, पानी, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि ये भी था कि उनके ऊपर जुल्म भी होता था, ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता था। कहते हैं इस सोने के खान में काम करने के दौरान पूरे लगभग 100-120 सालों में करीब 8 से 10 हज़ार मज़दूरों की जान भी गई, अलग अलग वजह से। इसके बाद खुदाई शुरू हुई। कोलार गोल्ड फील्ड ने अपना रंग दिखाया, सोना उगलना शुरू किया। कहते हैं कि केजीएफ इकलौता ऐसा गोल्ड माइन था जहाँ से उस वक्त 95% इंडिया में जो कुल गोल्ड 100% निकलते थे बाकी छोटे मोटे माइन से, उसका 95% गोल्ड अकेले इस केजीएफ से ही निकलता था, कोलार गोल्ड फील्ड से। और इसके सोने निकलने लगे, अंग्रेज़ खुश, कंपनी भी खुश, सब कुछ ठीक चलने लगा। अब धीरे धीरे जब सोना इतना निकलने लगा तो इससे जो जुड़े हुए लोग थे कंपनी के या ब्रिटिश सरकार के, वो अब कोलार की तरफ रुख करने शुरू हुए। उन्होंने क्या किया कि वहीं पे इस कोलार गोल्ड फील्ड के पास अपने बंगले बनाने शुरू कर दिए। अब अंग्रेज़ आकर बसने लगे तो फिर क्लब बनना शुरू हुआ, उनकी सुविधाओं के लिए बाकी चीज़ों का काम शुरू हो गया। अब धीरे धीरे ये हुआ कि कोलार आबाद होता गया। अब अंग्रेज़ों की वजह से, अंग्रेज़ हैं तो फिर भारतीय भी रहेंगे, आखिर उनके काम कौन करेगा, तो उनकी बस्तियाँ भी फिर डेवलप होने लगीं। उसका एक वक्त ऐसा आया कि ये पूरा कोलार मिनी इंग्लैंड के नाम से जाने लगा, क्योंकि एक तो यहाँ का मौसम भी लगभग इंग्लैंड जैसा था, ठंड ज़्यादा रहती थी 12 महीने में ज़्यादातर। तब धीरे धीरे अंग्रेज़ अफसर आए, उनके परिवार के लोग आए, और ये एक छोटा सा शहर डेवलप होता गया। कहते एक वक्त ऐसा है जब करीब 2.5 लाख के करीब लोग इस इलाके में रहने लगे। मज़दूरों को भी पैसा मिल रहा था, गोल्ड भी ठीक ठाक निकल रहा था, सुख सुविधाएँ भी सारी हो गई थी। लेकिन इस दौरान में खुदाई करते करते, सोना निकालते निकालते लालच इतना ज़्यादा हो गया था कि इस कोलार गोल्ड फील्ड को इतना खोद दिया गया गहराई में कि दुनिया की ये सबसे, शायद दूसरी सबसे गहरी, एक तरह से एक गड्ढा कर दिया गया था। ज़मीन के नीचे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि ज़मीन के नीचे 3 किलोमीटर की गहराई कितनी होगी। अब उस चक्कर में है कि 3 किलोमीटर गहराई तक जाना मज़दूरों का, वहाँ से गोल्ड लेकर आना, वो अपने आप में जोखिम भरा काम है। तापमान, टेम्परेचर सब बदल जाए, घुटन, ऑक्सीजन सब गायब हो जाए। वैसी सूरत में भी काम किया जिसकी वजह से बहुत सारे मज़दूर मारे गए, लेकिन काम चलता रहा। और करीब अगले 70-80 साल तक केजीएफ में खूब सोना उगला। इस सोने से खूब ब्रिटिश सरकार ने कमाया, और ये सब कुछ काम होता रहा। लेकिन फिर ब्रिटिश हुकूमत गई। ब्रिटिश हुकूमत के जाने के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। उसके बावजूद अगले 9 सालों तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसी जो माइनिंग कंपनी थी उसको, जॉन टेलर एंड सन्स, उसी को ये ठेका दिया हुआ था, और वही गोल्ड निकाल रहा था। मतलब ब्रिटेन छोड़कर देश को चला गया, हम आज़ाद हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों की कंपनी अब भी माइनिंग कर रही थी और गोल्ड निकाल रही थी। लेकिन अब गोल्ड इतना निकाला जा चुका था वक्त से पहले कि धीरे धीरे यहाँ से गोल्ड निकलना कम हो गया, और इसके बाद देश आज़ाद हुआ। 1956 में आखिरकार इस केजीएफ को फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। अब कर्नाटक सरकार की निगरानी में यहाँ से सोना निकाला जाने लगा। सोना बहुत कम निकल रहा था। फिर 1972 आया। 1972 में भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई, BGML, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। इंडिया में जितने भी गोल्ड की खुदाई होगी, खान होंगे, वो सब
सेंटर के अंडर में होंगे, यानी इंडियन गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट से 1972 में भारत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और उसके बाद यहाँ पे माइनिंग का काम चलता रहा, काम करते रहे। लेकिन गोल्ड लगातार कम होता जा रहा था। हमसे पहले अंग्रेज़ी लगभग सब कुछ निकाल चुके थे, लेकिन गहराई इतनी हो गई, गोल्ड इतने निकाल लिए गए, कहते हैं अलग अलग फिगर है, 800 से 1000 टन के बीच में इस केजीएफ से गोल्ड निकाले गए। 800 से 1000 टन, अंदाज़ा लगाइए कि कितना गोल्ड होगा। खैर ये गोल्ड का काम चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे 1990s आया। 1980 के बाद यहाँ पे हुआ ये कि अब कंपनी BGML ने तो ले लिया, लेकिन अब मशीनें हो रही हैं, खुदाई हो रही है, मज़दूर लगे हुए हैं और गोल्ड निकल रहा बहुत कम। तो अब कंपनी को नुकसान ज़्यादा हो रहा, भारत सरकार को भी नुकसान ज़्यादा हो रहा है। वो पैसे लगा रहे हैं, 1000 रुपये रिटर्न में सोना मिल रहा है 100 रुपये का, तो वो कब तक खींचते। आखिरकार 2001 में भारत सरकार ने फैसला किया कि यहाँ पे माइनिंग का काम बंद कर दिया जाए। तो 120 ईयर्स, 120 साल के बाद केजीएफ में सोने के खान की खुदाई को रोक दिया गया। क्योंकि उसके रोकने की एक वजह थी, जो एक रिपोर्ट आई उसमें यह था कि पहले यहाँ पे जब मट्टी खोदी जाती थी, ज़मीन खोदा जाता था, तो 1 टन मट्टी के अंदर 47 ग्राम गोल्ड निकलता था। बाद में यही 1990 के बाद ये हुआ कि 1 टन में सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड निकलता था, तो नुकसान ज़्यादा था। आखिरकार इस नुकसान की वजह से ही और गहराई ज़्यादा होने की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा गहराई सोने का कोई खान है तो वो साउथ अफ्रीका में नंबर 2 पे केजीएफ था। तो भारत सरकार ने 2001 में इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब बंद तो कर दिया, अब इससे मज़दूरों की हालत ख़राब हो गई। पहले मज़दूरों की फ़ीस दिहाड़ी कम की गई, लेकिन फिर और नुकसान होने लगा तो इसको बंद कर दिया गया। अब वहाँ पे सैकड़ों हज़ार मज़दूर काम करते थे, अब वो क्या करें। तो उसको लेके ये हुआ कि भैया उनके लिए अब भारत आज़ाद है, अपनी सरकार है, तो लोगों ने भी आवाज़ उठाई हमारे रोज़गार का क्या होगा। तो फिर ये हुआ कि भारत सरकार कुछ करेगी, लेकिन 2001 के बाद इसे बंद कर दिया गया। मज़दूरों का आंदोलन चलता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2018 से पहले जब ये यश की फिल्म केजीएफ आई, तब तो कुछ शायद बहुत कम लोग जानते भी थे कि कोलार गोल्ड फील्ड नाम की कोई जगह भी है कर्नाटक में, जहाँ से इतना सोना निकला, 800 to 1000 टन के करीब, 120 साल जहाँ खुदाई हुई है। तो खैर उसको बंद कर दिया गया, लेकिन बंद करने के बाद अब इस खदान को एक बीच में खबर आई कि फिर से खोला जाएगा और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। अब उसके बाद ये है कि ये कब खोला जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ख़बर ये है कि इस खदान को फिर से खोलकर और जो भी इसमें होगा, क्योंकि अभी भी कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके अंदर बहुत सारा सोना है और ये जो पूरा फील्ड है वो बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है, तो और खुदाई हो सकती है। लेकिन अब ये भारत सरकार के ऊपर है, क्योंकि मज़दूर वहाँ की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब ये 2001 में बंद हुआ, उसके बाद और कोई काम का ज़रिया था नहीं कोलार इलाके में, उस शहर में छोटे से, तो लोग भूखमरी का शिकार, बेरोज़गारी का शिकार हुए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने कोलार से दूसरे शहरों का रुख करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये शहर उजड़ता गया, बियाबान होता गया। जब तक ये सोना उगल रहा था तब तक आसपास हरियाली थी, लोग थे, खुशहाली थी। जैसे इसने सोना उगलना बंद किया, या वक्त से पहले ज़्यादा सोना इंसानी हवस और भूख ने निकाल लिया, उसके बाद से फिर वहाँ से लोग भी उस शहर से मुंह मोड़ कर निकलने लगे और अब इस शहर की हालत वैसी नहीं है। 2018 के बाद एक फ़िल्म के ज़रिए लोगों को अगर जिस शहर के बारे में पता चले तो आप अंदाज़ा लगाइए। और ये पूरा शहर उन लोगों का ही से बसा हुआ था जो कभी ना कभी इस सोने के खान में काम करते थे, उनके बाकी पूर्वज जो थे, फिर बाद में अगली पीढ़ी वो सभी शहर में रहती थी। तो केजीएफ जो फिल्म बनी उसकी रियलिटी ये है कि केजीएफ नाम की एक चीज़ है, कोलार गोल्ड फील्ड कहते हैं, कर्नाटक में है, बेंगलोर से करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, कोलार शहर में है। और इसने इस देश को सबसे ज़्यादा सोना दिया, सोना उगला, लेकिन अंग्रेज़ों ने दोनों हाथों से समेटा उस सोना को। तो ये थी कहानी केजीएफ की। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले अपना सिलसिला। फैसल सईद इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फैसल, वाजिद सईद ने भेजा है। इसके अलावा युगांक मिश्रा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे युगांक। सुरेश कुमार शर्मा जी और संतोष देवी जी दादा दादी हैं इनके, उन्होंने भेजा, और रवि शर्मा जी ने भेजा है। इसके अलावा शैलेश कुशवाहा इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शैलेश। और जैनुद्दीन अंसारी ने भेजा है, साथ में सोफिया अली दिल्ली से, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोफिया।
शुभम सिंह ये इन्होंने इम्प्रेसी दास, जस्टिस फॉर इम्प्रेसी, उसकी कहानी के लिए कहा था और इन्होंने डिटेल भी भेजा था और इन्होंने भी कहा कि एक अकेले आदमी का काम नहीं है, जो अखबारों में भी खबर छप रही है। अफसोसनाक खबर है ये। मोहम्मद एहसान है, इन्होंने लिखा कि मेरे मेल को अगर कोई रिप्लाई न करे तो क्या मानहानि उस पर कर सकते हैं। तो मोहम्मद एहसान साहब, आपके मेल को मैंने पढ़ लिया, अब आप मानहानि मत कीजिएगा मुझ पर। अभिलाष गौतम है, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा चंद्रराज राय हैं, इजराइल में हैं और वहाँ कह रहे हैं कि आजकल बड़े टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, कोरोना का कहर भी है। तो चंद्रराज जी अपना ख्याल रखिएगा और जब इंडिया आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। अरुण कुमार मंडल हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा सत्यम प्रियदर्शी हैं, इन्होंने कहा कि अब भूत की कहानी मत सुना कीजिए, रात को नींद नहीं आती, डर लगता है। बिसंजीत भट्टाचार्य जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश उन्होंने भी की है। इसके अलावा नागेश तोवारकर हैं, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भेजी थी, लेकिन नागेश जी वो फेक स्टोरी है, फिर किसी दिन बताऊंगा कहानी में। रितेश कुमार झा हैं, दरभंगा से, एक स्टोरी की फरमाइश की है। मोहम्मद सरफराज अली है, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा डैनियल हैं, स्विट्ज़रलैंड से, एक कहानी की इन्होंने भी फरमाइश की है। अब्दुल रहमान ने भी फरमाइश की है। करण उप्पल जी हैं, इन्होंने सीधे 4 स्टोरी की फरमाइश की है, कनाडा से हैं, जल्दी पूरी करता हूँ। डॉक्टर हेमंत अधिकारी हैं, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में SMO हैं और सोनभद्र में है, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी तरफ से भी है। राहुल द्विवेदी हैं, लव यू टू राहुल। इसके अलावा सरफराज अली हैं, भव्यराज सिंह शक्तावत हैं, इन्होंने भी कहा प्लीज़ भूत की स्टोरी मत सुनाया कीजिए, डर लगता है। रितेश तिवारी, वैसे तो डर मुझे भी लगता है, रितेश तिवारी हैं। रमेश अरोड़ा हैं। इसके अलावा अवाना मंजीत हैं, इटली से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। हृदय प्रताप शर्मा हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए भी। आशु वर्मा हैं। इसके अलावा निशांत रुद्र सिंह हैं, लखनऊ से, और सांपों को बचाने और जो सांप इंसानों को काटे उन इंसानों को बचाने का काम करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं। थैंक यू सो मच निशांत जी, आप अच्छा काम करते हैं और जब भी लखनऊ आऊँगा आपसे ज़रूर मिलूँगा। माधव साबले हैं और साथ में सुभाषिश शर्मा जी भी हैं। तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के मेल के लिए, कहानियों की फरमाइश के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।